ये इंस्टेंट आरओआई देता है, ये लो रिस्क है, इसमें कैपिटल एप्रिशिएट होता है, ये इन्फ्लेशन को बीट करता है और इससे आसानी से एग्जिट भी किया जा सकता है। हाय, मैं हूं किशन मिलानी, रियल एस्टेट वेटरन, करीबन 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूं। प्रीलीज प्रॉपर्टी क्या है? ये वो प्रॉपर्टी होती है जो ऑलरेडी रेंट पे चढ़ी होती है और इसका रेंट शुरू होता है तब आप उस प्रॉपर्टी को खरीदते हो, और जब आप इस प्रॉपर्टी को खरीदते हो तो उसका रेंट भी आपको आना शुरू हो जाता है। सो जिस दिन से आपकी एग्रीमेंट हो जाती है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, आपकी रेंटल एग्रीमेंट भी हो जाती है उसी टेनेंट के साथ, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और आपका रेवेन्यू शुरू हो जाता है फ्रॉम डे वन। इसीलिए इसको प्री लीज प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी ऑलरेडी लीज पे लगी हुई प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट्स के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, गोल्ड, लैंड, और प्रीलीज असेट भी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है जिसमें आपको रिटर्न मिलता है। आज के तारीख में ये बहुत पिकअप हो रहा है, लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसमें एंट्री और एग्जिट आसान है और देख करके इसको खरीदा जा सकता है, तो इसका चलन बहुत ज्यादा हो रहा है आज के तारीख में। प्रीलीज प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, वेयरहाउसिंग, गोडाउन्स, जिसमें ऑलरेडी रेंट आ रहा है। आजकल और एक प्रॉपर्टी जो प्रीलीज सेक्टर में ही है जिससे फ्रैक्शनल ओनरशिप कहते हैं। फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या होता है? एक प्रॉपर्टी जो, जैसे प्रीलीज प्रॉपर्टी मान लीजिए 1-2 करोड़ की, 5 करोड़ की, ये साइज की होती है यूजुअली। कोई कंपनीज क्या करती है कि बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, मान लीजिए 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, उसके फिर यूनिट्स बेचते हैं एज अ शेयर होल्डिंग। तो मान लीजिए आपके पास अगर 10 लाख है तो 10 लाख रुपए का वो यूनिट डिक्लेयर करेंगे और उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में आपको उसका रेंट मिलेगा। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो हम बना रहे हैं जो जल्द ही आपके सामने आएगा फ्रैक्शनल ओनरशिप पे। रिलीज प्रॉपर्टी का सबसे पहला रूल ये है कि आप श्योर होने चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं और अपने यूज के लिए नहीं। तो आपको प्रॉपर्टी में मोह नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके रिटर्न्स में मोह होना चाहिए, इसके कैपिटल एप्रिसिएशन में मोह होना चाहिए। तो ये पहले दिन से आप क्लियर कर लीजिए। इस वीडियो के अंत तक रहेंगे तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब दूंगा, डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रीलीज प्रॉपर्टी। तो चलिए प्रीलीज प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के प्रोसेस पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रीलीज प्रॉपर्टी को कैसे चूज किया जाए। इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी वैल्यूएशन जान लीजिए। कई बार क्या होता है, इसकी वैल्यूएशन इन्फ्लेटेड होती है। जो सेलर होता है उसने ऑलरेडी वहां एक टेनेंट रखा हुआ है, या कंपनी होगी या कोई होगा जिसका रिटर्न थोड़ा ज्यादा होगा, तो उसी के बेसिस पे वो अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू पिच करता है ताकि उसे उसके प्रॉपर्टी का ज्यादा पैसा मिले। मगर जिस वक्त, अगर आप मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जिस वक्त वो टेनेंट वहां से चले जाएगा, तो आपको उस प्रॉपर्टी के उतने दाम नहीं मिलेंगे। प्रॉपर्टी लेने के पहले ये तय कीजिए, उसकी मार्केट वैल्यूएशन चेक कीजिए कि ये प्रॉपर्टी ये प्राइस की है। मान लीजिए आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आ रही है और उसमें रेंटल आ रहा है 50,000 का, तो ये 6% का रिटर्न होता है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल मार्केट वैल्यूएशन केवल 80 लाख रुपए जब आप बेचेंगे, तो 20 लाख रुपए का तो आपको ऑलरेडी वहां घाटा होने वाला है। तो ये आप समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और रेंट, ये दोनों बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से। इसके लिए आपको थोड़ा मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। इसका दूसरा कायदा, टेनेंट प्रोफाइलिंग। माने क्या? टेनेंट कौन है, वेदर इट इज अ कंपनी या कोई प्राइवेट प्लेयर है, आदमी है, या कोई प्राइवेट छोटी सी एंटरप्राइज है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो आप प्राइवेट आदमी को देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ वक्त के बाद अगर उनका पैसा ड्राई हो जाएगा तो वो आपको प्रॉपर्टी को छोड़ने की बात करेंगे। लेकिन अगर इसी जगह पे कंपनी होती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो कंटिन्यू करते हैं इस प्रॉपर्टी को। अगर उनका बिजनेस थोड़ा तेजी मंदी भी होगी तो वो ये कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उनके डीप पॉकेट्स होते हैं, उनके पास पैसा होता है बिजनेस चलाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेनेंट कौन है, उसकी प्रोफाइल चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, लोग फंस जाते हैं, गलत टेनेंट होता है प्रॉपर्टी के अंदर, फिर कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं उसमें। तो ये बहुत जरूरी है कि टेनेंट देख के आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत, लोकेशन और प्रोजेक्ट। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रॉपर्टी में, खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जिसको आपको खरीदना बेचना है। लोकेशन ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए अगर आपकी कोई रिटेल शॉप है या शोरूम है, तो वहां फुटफॉल ज्यादा होने चाहिए, उस टाइप की कैचमेंट होनी चाहिए, जो वहां टेनेंट है उसका बिजनेस चलना चाहिए। अगर टेनेंट का बिजनेस चलेगा तो आपको रेंट रेगुलर बेसिस पे आएगा। अगर मिसमैच कहीं भी हो जाता है तो वो फेल हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सही लोकेशन में सही टेनेंट का चयन कीजिए। दूसरा, प्रोजेक्ट ऑल्सो हैज टू बी ऑफ वेरी गुड स्टैंडर्ड। जैसे मान लीजिए अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ये प्रोजेक्ट ए ग्रेड होना चाहिए, कोशिश करके। अगर ग्रेड ए बिल्डिंग्स में क्या होता है, कॉर्पोरेट्स पसंद करते हैं उसको, थोड़ा
महंगा होता है पॉकेट पे खरीदने के लिए, मगर ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनीज इसको पसंद करती है क्योंकि वहां एक माहौल बना होता है, वहां क्लस्टर उसी टाइप का होता है प्रोजेक्ट्स का, तो आजू बाजू सारी ग्रेड ए बिल्डिंग्स होती है, तो सब कंपनीज उसी लोकेशन में आना चाहती हैं जहां और कंपनीज उस टाइप के वहां काम कर रही हो। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस अच्छी होती है ग्रेड ए बिल्डिंग में, थोड़ा रेंटल भी आपको ज्यादा मिलेगा, ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी लेकिन उसके मुकाबले रेंटल ज्यादा मिलेगा, प्रॉपर्टी का अपकीप अच्छा रहेगा, और जब आप बेचेंगे तो इसको खरीदार भी ज्यादा मिलते हैं आपको, प्राइवेट लोग भी इसको खरीदना चाहेंगे और कंपनीज भी, कॉर्पोरेट्स भी ऐसी प्रॉपर्टीज को खरीदना चाहती है। लोकेशन और ग्रेड ए बिल्डिंग किस तरह चूज की जाए इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, टाइप्स ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, मैं इसका लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ग्रेड ए प्रॉपर्टीज किस तरह खरीदी जा सकती है। चौथा सिद्धांत आरओआई, लीज टेन्योर और इसका एस्केलेशन। तो सबसे पहले आरओआई क्या होता है? आरओआई माने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा आप लगा रहे हैं उसके मुकाबले आपको उसका रिटर्न मिल रहा है, उसको आरओआई कहते हैं। लीज टेन्योर क्या होता है? कितने वक्त के लिए कंपनी आपसे ये प्रॉपर्टी रेंट पे ले रही है, और एस्केलेशन कितनी इंक्रीमेंट आपको देगी हर साल के बाद या हर 3 साल के बाद कंपनी आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे इन्फ्लेशन का भी आपका टेक केयर किया जा रहा है। जनरली आरओआई में बता दूं, रिटेल प्रॉपर्टीज यानी शोरूम्स और शॉप्स होते हैं, इनमें आरओआई करीबन 5% से 7% होता है अगर अच्छा ब्रांड बैठा होता है तो, और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ग्रेड ए बिल्डिंग में है या किसी अच्छी बिल्डिंग में है, तो उसका आरओआई आपको 8% से 9% के आसपास यूजुअली मिलता है, कभी कभी 7% भी होता है इसका आरओआई, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, क्या टाइप की कंपनी है वहां पर। अगर वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्रियल की बात करेंगे तो वहां थोड़ा आरओआई ज्यादा होता है, एनीवेयर बिटवीन 9-10, कभी कभी 12% भी होता है, आउटस्कर्ट्स पे होते हैं वेयरहाउसिंग, इसके लिए वहां प्रॉपर्टी का दाम कम होता है और थोड़ा रेंटल ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। प्रेफर्ड लीज टेन्योर 9 साल से 15 साल का होना चाहिए क्योंकि दैट इज ए डिसेंट लॉन्ग टर्म होराइजन, और प्रेफर्ड टेनेंट्स जो हैं वो रिटेल ब्रांड्स होने चाहिए, अच्छे रिटेल ब्रांड्स शोरूम के लिए, और अच्छी एमएनसी कंपनी या कोई इंडिया की अच्छी कंपनी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो इस टाइप का रेंट रेगुलर बेसिस पे दे सकती हैं। और हाँ, इसमें एक लॉक इन पीरियड भी होता है जो आप बिल्कुल मत भूलिए, 1 साल से 3 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है रिटेल ब्रांड्स के लिए। अगर कंपनीज होती है तो वो ज्यादा वक्त तक उनका फोकस होता है, 3 साल से 5 साल तक का लॉक इन वो दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका एस्केलेशन का भी क्लॉज होता है, तो करीब करीब 5% पर एनम के हिसाब से इंक्रीमेंट आपको होता ही है, तो करीबन हर 3 साल में 15% इसका आपको इंक्रीमेंट मिलता है। दैट इज एन आइडियल एंड डिसेंट थिंग। कुछ बड़ी ब्रांड्स हैं जो बहुत डोमिनेट करती है मार्केट में, वो आपको साल का 3% या 4% ही एस्केलेट देंगी, मतलब इंक्रीमेंट देंगी रेंट पे, तो दैट इज ऑल्सो ओके क्योंकि ये कंपनीज बहुत बड़ी है और उनका ट्रैक बहुत अच्छा है, तो वो जाती नहीं है छोड़ करके। एग्जिट रूट यानी एग्जिट ऑप्शन, मान लीजिए आपको अगर कभी भी इस प्रॉपर्टी को बेचना है, कोई आपको जरूरत आन पड़ी या आप किसी बड़े प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं और ये बेच करके आप और फंड्स डाल के बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि ये प्रॉपर्टी बिकाऊ होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू सेल दैट प्रॉपर्टी व्हेन यू वांट टू। सो यू बाय ए प्रॉपर्टी इन ए प्लेस और इन ए प्रोजेक्ट जहां सेलेबिलिटी इजी होनी चाहिए, टेनेंट अच्छा होना चाहिए, ये सब इसी के वजह से कि एग्जिट आसान होना चाहिए। मान लीजिए अगर कभी कभी इंसान ग्रीड में आके बड़ा आरओआई देखकर महंगी प्रॉपर्टी खरीद लेता है लेकिन उसकी उतनी कीमत होती नहीं है, तो जब आप उसको बेचने जाओगे तो ये जरूरी नहीं कि आपको भी आपकी तरह ही एक लालची ओनर मिले या बायर मिले। वो मार्केट चेक करके, मान लीजिए 1 करोड़ की आपने खरीदी तो वो आपको बोलेगा भाई साहब इसके तो मैं 70 लाख ही दे सकता हूं क्योंकि दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हाइल बाइंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स, वरना आपका पूरा इक्वेशन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, और जिसके फलस्वरूप आप मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट बहुत खराब है, लेकिन ये नहीं है, आपकी गलती है, आपने गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हुआ है, गलत प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हुआ है। इसका और एक पहलू यह है कि रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन क्या खरीदा जाए। रेडी टू मूव आइडियल होता है क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने है, टेनेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको कोई भी उसमें कल पर कोई चीज नहीं जाती है। लेकिन अगर आपको कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, लोकेशन बहुत बढ़िया है, रेट अच्छे दाम पे मिल रही है और डेवलपर गारंटीड है, आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है और आप उनको जानते हो या श्योर हो उनके बारे में, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 6 महीना साल भर के होराइजन में आप इसको देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। लेकिन इस दौरान आपको ये प्रॉपर्टी अगर एलओआई पे खरीदनी पड़ रही है, एलओआई यानी लेटर ऑफ इंटेंट, वो कंपनी एक लेटर देती है अपने इंटेंट का कि हम वी इंटेंट टू बाय दिस और टेक दिस प्रॉपर्टी ऑन रेंट, लेकिन ये एलओआईज एग्रीमेंट्स नहीं है, तो इनके अंदर कोई क्लॉज
क्लॉज नहीं, ना ही रजिस्टर्ड है, ये एक LOI कंपनी ने इश्यू किया कि हाँ इसके ऊपर हम इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाया। ये इंटरेस्ट कभी कभी गलत भी पड़ सकता है। मान लीजिए कंपनी का प्लान चेंज हो गया और उनका फोकस कहीं और चले गया और कहीं और प्रॉपर्टी पास वाली उनको मिल गई, तो दे में कैंसिल दिस LOI, ये भी हो सकता है। सो डोंट फॉल प्रे टू प्रॉपर्टीज ऑन LOI। अगर आपका रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली हो रहा है लीज एग्रीमेंट, तो देन यू कैन गो इन फॉर दिस। अनदर एस्पेक्ट, फर्निश्ड वर्सेस अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी टेनेंट को देना ज्यादा अच्छा है, या जब आप प्रीलीज खरीदते हैं तो अनफर्निश्ड होगी, ये ज्यादा अच्छा है कि टेनेंट उसमें पैसा लगाए। अगर वो कंपनी या वो ब्रांड उसमें पैसा खर्च करती है, मान लीजिए करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी उनका सेटअप होगा या आउटलुक होगा उनके कंपनी का, उस हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें चांसेस ये है कि ये जल्दी से प्रॉपर्टी खाली करेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए वहां रहेंगे, बिकॉज उनका भी उनकी स्किन गेम में है और उनका इंटरेस्ट बना रहेगा इस प्रॉपर्टी में। कई बार टेनेंट आपको फर्निश करने के लिए बोलता है प्रॉपर्टी। मान लीजिए बड़ी प्रॉपर्टी है, आपको बोलते हैं कि नहीं ये तो आप फर्निश करके दीजिए और आपके पास पैसा भी है, लेकिन उस वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आप डिपॉजिट ज्यादा लीजिए। यूजुअली डिपॉजिट 3 से 6 महीने की होती है, इस टाइम आप डिपॉजिट में भी 12 महीने की मांगिए, ताकि सब्सटेंशियल पैसा आपके पास उनका एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा है और आपका थोड़ा कॉम्पनसेशन उससे भी निकल रहा है इंटीरियर्स का। और रेंटल ज्यादा होना चाहिए, सो दैट जितना पैसा आपने इंटीरियर्स में लगाया वो करीब 5 साल 6 साल में फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा 5 साल के बाद अगर वो कंपनी चली जाती है तो फिर वो फर्नीचर आप क्या करेंगे। और लॉक इन भी ज्यादा होना चाहिए इसका, कम से कम 5 साल का लॉक इन होना चाहिए, ताकि वो कंपनी छोड़कर नहीं जाए और आपका पूरा फर्नीचर का पैसा उससे वसूल होना चाहिए। बट अगर ये अवॉइड कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा। लेट द टेनेंट डू ऑल द फर्निशिंग। ROI किस तरह कैलकुलेट करें, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसमें 50,000 रुपए महीने का रेंट आ रहा है, तो उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 लाख रुपया हो जाता है। 6 लाख रुपया मिल रहा है आपको 1 करोड़ के अगेंस्ट, मतलब 6% पर एनम हुआ। लेकिन इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको क्या क्या फैक्टर करना है। आपको ये फैक्टर करना है कि आपने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का भी खर्चा कर रहे हैं, आप ब्रोकरेज फीस दे रहे हैं, आप लॉयर की फीस दे रहे हैं, और उसको अगर थोड़ा ठीक ठाक कराना है वो सब आप खर्चा कर रहे हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये सब चीज का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ROI बनाइए, तो आपको पता चलेगा कि ये 6% पे नहीं है लेकिन ये 5% पे हमको आ रही है। और कई बार सेलर आपको ये भी बोलता है कि अरे साहब इसमें तो 6 महीने का डिपॉजिट है, तो आप उसको भी कंसिडर कीजिए, वो भी पैसा हम आपको ही दे रहे हैं, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्ट तब तक मिलेगा जब तक ये क्लाइंट आपके साथ रहेगा, टेनेंट आपके साथ रहेगा, तो उसको भी एक बैंक इंटरेस्ट के तौर पे कैलकुलेट किया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है। अब FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन प्रीलीज प्रॉपर्टी? बिल्कुल सेफ है, क्योंकि दूसरे प्रीलीज असेट्स के मुकाबले इसमें ऑलरेडी आपको रेंट आ रहा है, तो आपका रिटर्न शुरू है। मान लीजिए अगर आपको प्रॉपर्टी कुछ वक्त तक रखनी है और उसके बाद बेचनी है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे रिटर्न भी इसका मिल ही रहा है, और जब आप बेचेंगे तो इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो ही रही है, तो ये दुगना फायदा आपको इसका होगा। तो प्रीलीज प्रॉपर्टी इज वेरी सेफ टू बाय। कैन आई रीसेल दिस प्रीलीज प्रॉपर्टी? बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह आपने इसको बाय किया, द मोमेंट यू वांट टू पुट इट इन द मार्केट, आप अपने ब्रोकर को बोलिए या किसी को बोलिए, दूसरा बायर आपको मिल जाएगा। जिस तरह आपने खरीदी है ये प्रॉपर्टी, उस तरह वो भी आपसे ये प्रॉपर्टी खरीदेगा। कैन आई गेट लोन ऑन ए प्रीलीज प्रॉपर्टी? एब्सोल्युटली। बल्कि बैंकों के पास एक प्रोडक्ट है जिसे रेंट डिस्काउंटिंग कहते हैं। जितना आपका रेंट है महीने का, उसके 40 टाइम्स या उनका कैलकुलेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी कॉस्ट, वो आपको लोन देते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने में भी आसानी हो जाती है। उस केस में वो टाइटल भी बैंक वेरीफाई करती है, और जो उनका इंस्टॉलमेंट्स है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, वो डायरेक्टली रेंट से वो अपने ले लेते हैं। तो आपको कुछ वक्त के बाद ये प्रॉपर्टी का लोन 0 हो जाता है और उसके बाद वाला लोन आपका है। तो कई लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ये एक पैटर्न अपना लेते हैं परचेस करने का, अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके, बाकी बैंक से लेकर लेते हैं और ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं। उसके बाद उनका इंस्टॉलमेंट्स जो है वो रेंट से दिया जाता है, और कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद वो प्रॉपर्टी उनके पास फ्री हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्रीलीज प्रॉपर्टीज। इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा हर सवाल का अप्रोप्रिएट जवाब देने की। और मुझे आपका अनुभव बताइए, प्रीलीज प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी हो तो जो हमने बताई उस तरह है या कोई और डिफरेंट आपका अनुभव रहा है, तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ उसका नॉलेज मिल सके और औरों तक भी ये नॉलेज व्यूअर्स तक भी जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।